वेलकम टू ऑल। तो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं उसमें वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में एक एल्काइल चेन जुड़ी होती है, कुछ इस तरह। ये हमारा फैटी एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इससे एक एल्काइल चेन जुड़ी होगी, तो ये हमारा हो जाता है फैटी एसिड। फैटी एसिड बॉडी में आता कहाँ से है? कुछ फ्री फैटी एसिड्स भी हम लोग खाने के साथ लेते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं। कभी हम लोग फूड के साथ में हम लोग फैट लेते हैं, लिपिड लेते हैं, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राईएसाइल ग्लिसराइड, इन सबको एक ही अलग अलग नेम है एक ही चीज़ के, जिसको हम लोग कॉमनली फैट बुलाते हैं। तो हम लोग घी खाते हैं, तेल खाते हैं, उसमें ये वाली चीज़ होती है। अब इसका बॉडी में लिपोलाइसिस होता है, यानी इसका ब्रेकडाउन होता है एंजाइम्स की प्रेजेंट में, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें जुड़ करके इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बना देते हैं ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को। तो ग्लिसरॉल का अपना अलग मेटाबॉलिज्म होता है, वो अलग पाथवे पे चलता है। हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में कि फैटी एसिड का आगे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कैसे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी लिबरेट हो रही है हम लोग उससे एटीपी बना रहे हैं। तो जनरल फार्मूला होता है फैटी एसिड का, ये सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका हम लोग जब ऑक्सीडेशन हमने किया हमें मिला एटीपी, एनर्जी मिली। बस इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है कि ये कैसे हो रही है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्यों होती है, कहाँ पे होती है और कैसे होती है। तो पहला वाई है, दिस प्रोसेस अगर्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। बॉडी में एनर्जी हम लोग को एटीपी के फॉर्म में चाहिए होती है हर सेल को। प्राइमरीली ये काम ग्लूकोज करता है, ग्लूकोज जब ख़त्म हो जाता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ये काम करता है। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें ग्लूकोज भी बॉडी में कम है, ग्लाइकोजन का जो रिजर्व्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी फैट को बर्न करना ज़्यादा चालू कर देती है। नॉर्मल कंडीशन में भी थोड़ा फैट बर्न होता है, बट ऐसी स्टारवेशन की कंडीशन में जहाँ पे ग्लूकोज का लेवल फॉल हो रहा है ब्लड में और ग्लाइकोजन के स्टोर भी कम हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बॉडी फैट्स को बर्न करना शुरू कर देती है। क्योंकि फैट्स जो होते हैं हमारे मेन स्टोरेज फूड रिजर्व होते हैं बॉडी में, तो जो भी हम लोग एक्सेस कैलोरीज लेते हैं वो सब क्या होती हैं, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं बॉडी में, टू बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। डिप्लीशन हो रहा है ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का, तो फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। और इस जो साइकिल होती है बीटा ऑक्सीडेशन की, इसमें कई सारे इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं तो और मेटाबोलाइट्स बनते हैं, तो इनको हम लोग बॉडी में और किसी साइकिल में बॉडी हमारी इसको यूज़ करती है किसी दूसरी चीज़ों के सिंथेसिस में, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये जनरल लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कैसे मिल करके ट्राई असाइल ग्लिसराइड बनाते हैं। तो इसका OH यहाँ से इसका H जाएगा और इसका OH जाता है, इसका OH, इसका H, इसका H, इसका H, इसका OH, तो ये निकल करके यहाँ से 3 वाटर निकल जाते हैं और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है, ये बॉन्ड। अब इसको ट्राईएसाइल ग्लिसराइड बोलो, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बोलो या फैट बोलो, सब एक ही सेम चीज़ है ये। तो अब ये कहाँ पे होता है, ये 3 लोकेशन पे होता है और ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है। 3 स्टेप में डिवाइडेड ऐसे है कि सबसे पहले तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो फैटी एसिड है ये हमारे ब्लड में भी फ्लो होता है, आउटसाइड द सेल भी होता है, तो वहाँ से ये पहले सेल के अंदर आता है, इनसाइड सेल। तो ये हमारे सेल के अंदर आ गया, ठीक है। सेल के अंदर आने के बाद में साइटोप्लाज्म में ये जाता है, ये फैटी एसिड हमारा आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में पहली रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, पहली होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड का। तो पहले प्रोसेस का नाम है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो है ये जनरल रिएक्शन लिखी हुई, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जो ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट तो सेम रहता है, बस ये COOH है ये निकल जाता है और इसकी जगह में कोएंजाइम ए आकर के जुड़ जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। दूसरा स्टेप जो है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो अल्टीमेट रिएक्शन होनी है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है, लेकिन जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे होती है, इस तरह।
तो ये इसकी आउटर लेयर हो गई, आउटर लेयर, और ये हो गई इनर लेयर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो एसाइल कोएंजाइम है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के तो आर पार हो जाता है, वो जाने देती है, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो एसाइल कोएंजाइम ए को अंदर नहीं जाने देती है, लेकिन रिएक्शन होनी है यहाँ पे अंदर, तो इसको अंदर ले जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ये फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएगी। साइटोप्लाज्म में ये एसाइल कोएंजाइम ए है और यहाँ पे हम लोग इसको अंदर लेकर आए हैं, अंदर लेके आए हैं थ्रू हम लोग इसको किसी से कार्निटीन शटल सिस्टम से। इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो चीज़ मैंने दिखाई है यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है ये। तो इस वाली मेम्ब्रेन पे क्या होता है, अगर हम लोग इसको ऐसे बना दें, तो यहाँ पे क्या है, असाइल कोएंजाइम ए जो है ये सेल के अंदर है यानी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से हमें इसको लेके आना है यहाँ पर मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कार्निटीन शटल। तो ये असाइल कोएंजाइम को लेकर के आती है अंदर। और तीसरा स्टेप जो है, तो दूसरा स्टेप जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस के दोनों तरफ चलता है, आउटर साइड भी और इनर साइड भी ये प्रोसेस चल रही है। क्योंकि इस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए जो एंजाइम है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, इनर साइड भी और आउटर साइड भी। तो पहले प्रोसेस का काम है फैटी एसिड को एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना, और दूसरी प्रोसेस का काम है साइटोप्लाज्म से एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लेकर के जाना। क्योंकि जो बाहर वाली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो तो परमीएबल है एसाइल कोएंजाइम ए के लिए, लेकिन इनर वाली परमीएबल नहीं है, तो इसे एक स्पेशल मेथड से अंदर लेके जाना पड़ेगा। फिर थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट इनक्लोज्ड है, यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होता है। बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है पहला कार्बन, ठीक है, इसके बगल वाला कार्बन हो गया हमारा ये अल्फ़ा कार्बन और उसके अगर बगल वाला हो गया बीटा कार्बन। तो जो भी ग्रुप लगने हैं, जो भी प्रोसेस होनी है वो इसी बीटा कार्बन पर होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब जो भी ऑक्सीडेशन होगा वो इस रेड वाले CH2 पे होगा, बीटा वाले CH2 पे होगा। तो उसमें होता क्या है कि जो रेड वाला CH2 लिखा है बीटा और अल्फ़ा वाला CH2 लिखा है ग्रीन वाला, उसके बीच का बॉन्ड टूटता है और CH2 से जुड़ जाता है ये डबल बॉन्ड O और SCO है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है। तो ये जो यहाँ पे बनता है ये बन गया हमारा एसाइल कोएंजाइम A, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा चला जाता है क्रेब्स साइकिल में ATP बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी जो पार्ट बचता है वो फिर से इस साइकिल में चला जाता है। अब इसको आगे और फिर से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है कि ब्रेन, इराथ्रोसाइट और एड्रिनल मेडुला में बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है। ब्रेन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्रेन में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एसाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो है वो एंजाइम एब्सेंट होता है। यहाँ पे ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया पे ना होकर के दूसरे स्ट्रक्चर पर होता है। इराथ्रोसाइट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। एड्रिनल मेडुला जो होता है वो भी, उसकी भी ओरिजिन न्यूरल टिश्यू से होती है, इसलिए यहाँ पे भी जो है एंजाइम एब्सेंट है, यहाँ पे भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। फिर एक लिपिड और फैट के मॉलिक्यूल से हमको लिपोलाइसिस करने पे एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिलते हैं। 3 फैटी एसिड फ्रॉम 1 ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, या एक फैट का मॉलिक्यूल एक ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का या ट्राईएसाइल ग्लिसराइड, तो उससे हमको 3 फैटी एसिड मिलते हैं। इन्हीं का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो कैसे हो रहा है ये, पहला स्टेप है फैटी एसिड का एक्टिवेशन। फैटी एसिड एक्टिवेट कैसे हो रहा है, तो पहली इसकी लोकेशन है, जो पहला स्टेप है फैटी एसिड एक्टिवेशन वाला, ये वाला जो स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और जनरल रिएक्शन इसकी ये क्या होता है, इसमें
ये RCH2CH2 वाला जो ग्रुप है ये ऐसा ही रहेगा, यानी एल्काइल ग्रुप ऐसा ही रहेगा। COOH ग्रुप हट जाएगा, इसकी जगह इससे OH हट जाएगा, इधर से OH हटेगा और OH की जगह यहाँ पर आ जाएगा कोएंजाइम A, और ये वाला पूरा ग्रुप ये ऐसे ही रहेगा एल्काइल ग्रुप, और ये कार्बोनिल वाला ग्रुप ऐसे रहेगा और यहाँ से OH हट जाएगा और कोएंजाइम A आकर के जुड़ जाएगा। तो फैटी एसिड से बन जाएगा एसाइल कोएंजाइम A। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है? कुछ एंजाइम्स होते हैं, थायोकाइनेज एंजाइम होते हैं, जो जहाँ भी काइनेज एंजाइम लगाए मतलब वहाँ पे मैग्नीशियम का भी रोल आएगा। और ये काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, ATP से की हेल्प से ये इसमें AMP जोड़ देते हैं। यानी ATP क्या होता है? ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें एक एडेनोसिन की रिंग होती है और 3 जो है इसमें फोस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP से पायरोफोस्फेट बन रहा है, मतलब कि ATP से -2 फोस्फेट निकल गए हैं, तो अब ये बचेगा AMP एडिनोसिन मोनोफोस्फेट। एक निकलेगा तो ADP बनेगा एडिनोसिन डाइफोस्फेट, 2 निकलेंगे तो AMP बनेगा एडिनोसिन मोनोफोस्फेट। तो थायोकाइनेज और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ATP से पायरोफोस्फेट बनता है और ये वाला ग्रुप यहाँ से OH हट करके यहाँ पे AMP जुड़ जाता है। तो फैटी एसिड तो यहाँ से ये वाला ग्रुप हट कर यहाँ पे AMP लग गया तो इसने अपना नाम रखा असाइल एडिनाइलेट। तो क्योंकि ये पूरा जो है ये असाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट लगा है, इसलिए इसका नाम हो गया असाइल एडिनाइलेट। फैटी एसिड से क्या बन गया, असाइल एडिनाइलेट। साथ में उसके बाद में फिर असाइल एडिनाइलेट पे उससे रिएक्शन करेगा कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A क्या करेगा, ये AMP को निकाल देगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा। तो अब इसका नाम हो जाएगा असाइल कोएंजाइम A। तो जब एडिनाइलेट लगा था तो असाइल एडिनाइलेट, असाइल के साथ कोएंजाइम A लग गया तो नाम हो गया असाइल कोएंजाइम A। तो ये असाइल कोएंजाइम A जो है ये हमारे पहले प्रोसेस जो है फर्स्ट स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट है असाइल कोएंजाइम A। सेकेंड स्टेप में अब यही प्रोडक्ट आगे जाएगा। ये वाली रिएक्शन देखें तो यहाँ पे पायरोफोस्फेट से 2 ऑर्थोफोस्फेट बन जाता है, क्योंकि पायरोफोस्फेट अनस्टेबल होता है। तो पायरोफोस्फेटेज क्या करता है, 2 ऑर्थोफोस्फेट बना देता है। इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। और क्योंकि पायरोफोस्फेट से तुरंत 2 ऑर्थोफोस्फेट बन रहा है तो ये वाली रिएक्शन जो है पायरोफोस्फेट एंजाइम जिसको कैटेलाइज कर रहा है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है। थायोकाइनेज, अब जो ये वाला एंजाइम है थायोकाइनेज, अब इसको थायोकाइनेज भी बोल सकते हैं, को एंजाइम सिंथेटेज भी बोल सकते हैं। तो जो ये 3 थायोकाइनेज होते हैं, ये एंजाइम है थायोकाइनेज, ये फैटी एसिड में AMP जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स के थायोकाइनेज हो सकते हैं, लॉन्ग चेन के लिए, मीडियम चेन के लिए और शॉर्ट चेन के लिए। लॉन्ग चेन जिनमें 10 से 20 कार्बन है उनको लॉन्ग चेन वाला थायोकाइनेज कैटेलाइज करेगा। 4 से 12 कार्बन है तो मीडियम चेन वाला कैटेलाइज करेगा, और 4 से कम कार्बन है तो शॉर्ट चेन वाला थायोकाइनेज कैटेलाइज करेगा। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एंजाइम है थायोकाइनेज ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, और जो फैटी एसिड के एक्टिवेशन की पूरी रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में ही चल रही है। उसके बाद में फिर स्टेप 2 पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल को एंजाइम A इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इस वाले प्रोसेस पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे कोएंजाइम A जो है वो साइटोप्लाज्म में बन गया है, लेकिन साइटोप्लाज्म से इससे हमें लेकर के आना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि अब रिएक्शन यहीं पर होनी है। तो एसाइल कोएंजाइम A साइटोप्लाज्म से इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ से तो एंटर कर जाता है, लेकिन ये इसके अंदर एंटर ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि ये परमिबल नहीं है एसाइल कोएंजाइम A के लिए। तो क्या होता है, एसाइल कोएंजाइम A में कोएंजाइम हट करके कार्निटीन जुड़ जाता है और बनता है एसाइल कार्निटीन। तो एसाइल कोएंजाइम A अंदर नहीं जा सकता, लेकिन एसाइल कार्निटीन अंदर जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम A पहले कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसाइल कार्निटीन में। ठीक है, और कार्निटीन कहाँ पे होता है, कार्निटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पहले से प्रेजेंट होती है कार्निटीन। तो कार्निटीन जुड़ जाती है
असाइल कोएंजाइम ए से असाइल कार्निटीन बनाने के लिए। इसमें हेल्प करता है कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट एंजाइम। कार्निटीन असेल ट्रांसफेरेज फर्स्ट एंजाइम जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये आउटसाइड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, और ये इनर साइड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। मतलब ये जो स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो दो मेम्ब्रेन के बीच में आउटर और इनर, और ये जो है ये है मैट्रिक्स है। तो जो कैरियर प्रोटीन है वो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, असाइल कार्निटीन को यहाँ से उठाएगा और अंदर छोड़ देगा। क्योंकि असाइल कार्निटीन अब ऑक्सीडेशन में यूज़ नहीं हो सकता, तो असाइल कार्निटीन का असाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोएंजाइम ए पहले से प्रेजेंट होता है और ये जा कर के इससे जुड़ जाएगा, कार्निटीन को हटा देगा और कार्निटीन फिर से बाहर आकर के इससे जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी इस तरह, बाहर से कोएंजाइम ए अंदर जाता रहेगा और कार्निटीन बाहर आता रहेगा। कार्निटीन का दूसरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा ट्राइमेथाइल अमीनो बुटायरेट। उसके बाद कार्निटीन मोनोअसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट और कार्निटीन मोनोअसाइल ट्रांसफरेज 2, ये दोनों एक जैसे ही एंजाइम है, एक जैसा ही काम करते हैं, बस इनकी लोकेशन क्या अलग है। जो ट्रांसफरेज फर्स्ट होता है वो प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे ये एंजाइम प्रेजेंट है। और कार्निटील असाइल ट्रांसफरेज 2 ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि मैट्रिक्स की साइड ये प्रेजेंट है। 4 स्टेप की रिएक्शन होती है। ट्रांसफ़र ऑफ असाइल ग्रुप ऑफ असाइल कार्निटीन, पहली स्टेप क्या है, इस पे ट्रांसफ़र कोएंजाइम ए हट करके कार्निटीन का इधर ट्रांसफ़र होना। सेकंड स्टेप है अंदर ट्रांसपोर्ट होना। थर्ड स्टेप है कार्निटीन का हटना और कोएंजाइम ए से इसका जुड़ना। और चौथा स्टेप है फिर से कार्निटीन का बाहर जाना। तो जो कोएंजाइम ए यहाँ पर है ये, और जो कोएंजाइम यहाँ पे है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में 2 पूल होते हैं कोएंजाइम ए के, साइटोसोलिक पूल होता है एक, और एक माइटोकॉन्ड्रियल पूल होता है। साइटोसोलिक पूल जो बाहर की साइड में है और माइटोकॉन्ड्रियल पूल जो अंदर की साइड में है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, जो थर्ड स्टेप पे अब आते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप जो ये है आखिरी वाली, जहाँ पे असाइल कोएंजाइम ए का प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो करके उससे क्रेब्स साइकिल में जाने लायक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जिसने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी उसको पता होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेता है। तो पूरा हमारा एम यही था बीटा ऑक्सीडेशन का, कि कैसे हम इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लें और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में जा कर के एटीपी का प्रोडक्शन करें। तो हम लोग बस यही लास्ट वाला रिएक्शन पढ़ते हैं स्टेप। तो इसकी लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। तो पहली जो स्टेप थी वो हो रही थी साइटोप्लाज्म में, दूसरी स्टेप हो रही थी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और तीसरी जो हो रही है वो हो रही है मैट्रिक्स में, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो उसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं कि जो भी ऑक्सीडेशन अगर होता है वो बीटा कार्बन पे अगर होता है, ये बीटा कार्बन पे सारा ऑक्सीडेशन होगा। इसके 4 स्टेप होते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। जनरल रिएक्शन ये है कि ये वाला जो CH2 ग्रुप है इस पर एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा और एक कोएंजाइम A जुड़ेगा, और जो ये वाला ग्रुप है इससे बनेगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है जो आगे क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें तो पहले तो फैटी एसिड अंदर आया, असाइल कोएंजाइम ए बना, मतलब बाहर से पहले सेल में आया, सेल में कोएंजाइम ए बना साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करता हुआ असाइल कोएंजाइम ए अंदर आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अब यहाँ से रिएक्शन शुरू होती है। तो ये है हमारा असाइल कोएंजाइम ए, इसमें ये रहा असाइल ग्रुप और ये रहा कोएंजाइम ए। तो इस पे जो पहला एंजाइम काम करेगा वो करेगा असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। असाइल कोएंजाइम ए ये है, डीहाइड्रोजिनेज मतलब कि इससे हाइड्रोजन निकलेगी। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, एक हाइड्रोजन निकल रही है अल्फ़ा कार्बन से और एक हाइड्रोजन निकल रही है बीटा कार्बन से। तो दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो ये हाइड्रोजन निकली है यहाँ से -2 हाइड्रोजन जो हुए हैं
वो हाइड्रोजन को FAD ले लेगा और FADH2 बना देगा। ये FADH2 फर्दर ATP का प्रोडक्शन कराएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा करके। तो एसाइल कोएंजाइम ए से अब इसका नाम हो गया ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए। अब इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रोटेज एंजाइम काम करेगा। हाइड्रोटेज एंजाइम में नाम से पता चल रहा है कि ये OH ग्रुप को, ये H2O का इंट्रोडक्शन कराएगा मॉलिक्यूल में। तो यहाँ से H2O आया, यानी OH प्लस O, OH प्लस H। तो जो H था वो जाकर के लग गया अल्फ़ा कार्बन पे, और जो OH था वो जाके लग गया बीटा कार्बन पे। H लग गया जाकर के अल्फ़ा कार्बन पे और OH लग गया जाकर के बीटा कार्बन पे। तो अब इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम को। अल्फ़ा बीटा, बीटा कार्बन पे OH लगा इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए इसका नाम हो गया। अब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करेगा। तो ये क्या करेगा, OH को यहाँ से रिमूव करेगा और H को रिमूव करेगा, यानी यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, यानी ये वाला OH और ये H जो है ये निकल जाएगा। ये चीज़ निकल जाएगी, ये OH और ये H। तो यहाँ से हो जाएगा -H2O माइनस OH, H2O नहीं, सिर्फ H निकलेगा, ये H यहाँ से COH H। हाँ, यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ से सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे H2। तो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकले उनको NAD ले लेगा और बना देगा NADH2। ये भी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के ATP का प्रोडक्शन करवाएगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो एक वैलेंसी फिर खाली हो गई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो अब इसका नाम हो गया बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप है, बीटा कार्बन जो है वो कीटो ग्रुप है, तो उसका नाम हो गया बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे एंजाइम काम करेगा थायोलेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच से, यानी कि जो ये वाली चीज़ है C+O CH2, ये बीटा और ये अल्फ़ा, इसके बीच का बॉन्ड को ये तोड़ देगा। तो हमें पास 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए ये तो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और जो एसाइल कोएंजाइम ए बनाए ये फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से ये सारी प्रोसेस रिपीट होगी जब तक कि पूरा का पूरा जो कार्बन लेंथ है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इससे 2 कार्बन निकल गए, तो जो एसाइल कोएंजाइम बना उसमें अब 2 कार्बन कम होंगे। मान लो ये वाला जो कोएसाइल एंजाइम था, मान लो इसमें थे 16 कार्बन, तो अब इसमें होंगे सिर्फ और सिर्फ 14 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ से निकल गए। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए का। तो जो पाल्मिटिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड, इसमें होते हैं 16 कार्बन और ये होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो पहले भी शायद मैंने बताया है, लेकिन अभी इसमें हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन में जितने भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जितने भी फैटी एसिड्स लेंगे जिनका हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड और इवन नंबर वाले होंगे। मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और 16, 18, 20, 14, 16 ऐसे कार्बन होने चाहिए, इवन नंबर के कार्बन होने चाहिए। तो पाल्मिटाइल कोएंजाइम में जिसमें 16 कार्बन है, जब उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है 7 बार ये साइकिल चलती है, जब ये साइकिल 7 बार चलती है तो हमको 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलते हैं, यानी कि 8 × 2 दैट इज़ 16 कार्बन। मतलब हमको 2 कार्बन के 8 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। 16 कार्बन के एक पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए से हमको 2 कार्बन के 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाते हैं। पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए है, इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरह है। पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए लगेगा, 7 कोएंजाइम ए जो यहाँ पर है ये कोएंजाइम ए लगेंगे, 7 FAD लगेंगे, जो ये FAD यहाँ पर है ये 7 FAD लगेंगे, 7 NAD लगेंगे और 7 H2O लगेंगे। 7 FAD, 7 H2O, 7 NAD और 7 कोएंजाइम ए SH। 7 बार ये साइकिल चलेगी, कि जब ये साइकिल पहली बार चलेगी तो 16 से कितने कार्बन हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, फिर 12 होंगे, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2,
उसके बाद में ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कार्बन लेंथ अब 2 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो चुका है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार ये पूरी साइकिल चली। उससे हमको क्या मिला, 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, 7 FADH2, 7 NHDH2, 7 H+। तो साइकिल जितनी बार भी चलती है, 8 बार चलेगी तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, 9 FADH2, 9 NADH2 और 9 7 H+ मिलेंगे। अगर हम लोग पाल्मिटिक एसिड का ही हमने एग्जाम्पल लिया है 16 कार्बन का, तो उसकी एनर्जेटिक्स देख लेते हैं कि एक पाल्मिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन पर हमको कितने ATP मिल रहे हैं। तो ये साइकिल 7 बार चलती है, 7 बार चलती है तो 7 FADH2 मिलते हैं। एक FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 2 ATP बनाता है, और एक NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 ATP बनाता है। तो 7 से बनेंगे 14, और इधर 7 NADH2 से बनेंगे 21 ATP। उसके बाद में 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो ये जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम A 12 ATP बनाता है, तो 8 कितने बनाएंगे, 96 ATP। तो टोटल हमारा आता है 131 ATP। मतलब एक पाल्मिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन से हमको 131 ATP मिलेंगे। और क्योंकि 2 ATP हमने शुरुआत में यूज़ भी किए थे एक्टिवेशन के लिए, उसको माइनस कर देंगे तो 129 ATP हमारा नेट गेन होगा। नेट गेन हमारा हो गया ऑफ 129 ATP फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड। एफिशिएंसी देखते हैं इसकी कि फ्री एनर्जी होती है पाल्मिटेट की, मतलब पाल्मिटेट को हम लोग कैलोरी मीटर में अगर पूरा 1 ग्राम उसको अगर ऐसे उसका जो वेट है, स्टैंडर्ड वेट है, उसको हम लोग बर्न करेंगे तो इतनी कैलोरीज निकलेंगी। उसके बाद में अगर हम लोग उसको बॉडी में अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 129 ATP निकलेंगे, और एक ATP में 7.3 कैलोरीज होती हैं। एक मोल ATP में 7.3 किलो कैलोरीज होती हैं, तो 940 कैलोरीज यहाँ पे बनी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए जितनी हमको बॉडी में मिल रही हैं, जितनी हमें मैक्सिमम मिल सकती हैं, इंटू 100 किया तो 40%, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो 40% एफिशिएंट है। मतलब अगर 100 जूल एनर्जी टोटल निकल रही है तो उसमें से सिर्फ 40 जूल एनर्जी को ही हम लोग ATP में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। पाल्मिटिक एक जनरल देख लेते हैं कि कैसे होता है। पाल्मिटिक एसिड अगर ले लें हम लोग तो CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये होगा 1 2 3 4। ओके, 12 कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे 13 और 14 15 16, यानी कि 16 कार्बन हो गए ये। ठीक है, तो इसका अगर कोएंजाइम A बनेगा तो ऐसे बनेगा। ये लग गया। अब इसकी हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगर ये तो हो गया इसका पहला स्टेप, यानी कि एक्टिवेशन हो गया इसका। एक्टिवेशन के बाद में फिर इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये हो गया सेकंड स्टेप। ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसका होगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन, इसके बना लेते हैं। CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये हो गया इसका अल्फ़ा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो जब ये प्रोसेस होगी तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 यहाँ पे एक ये बन गया असाइल कोएंजाइम A।
ठीक है। और इसमें कितने कार्बन है? 11, 12, 13, 14, 14 कार्बन है। ओरिजिनली कितने थे? 16 कार्बन, यानी कि ये C-2। ओरिजिनली 16 कार्बन थे, अब इसमें 2 कार्बन माइनस हो गए तो ये 14 कार्बन, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O SCOA। ये बन गया हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A। ये चला गया क्रेब्स साइकिल में, और ये फिर से इस प्रोसेस में जाएगा। अगली बार क्या होगा? अगली बार एसाइल कोएंजाइम A बनेगा, इसमें होंगे सिर्फ 12 कार्बन। फिर से यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, फिर यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम A बनेगा, जिसमें होंगे अब मान लो 10 कार्बन। फिर से यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक सारा का सारा एसाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम A में। और साइकिल चलती कितनी बार है? मान लो 16 कार्बन है, 16/2 8 8 - 1 7 बार साइकिल चलेगी, यानी 20 कार्बन है तो 20/2 10 - 1 9 बार ये साइकिल चलेगी। ठीक है। और जितनी बार साइकिल चलती है उतने ही हमको उसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे 7 बार साइकिल चली तो 7 FADH2 7 NADH2 और 8 एसिटाइल कोएंजाइम A। तो जितने कार्बन है उसके जस्ट हाफ हमको एसिटाइल कोएंजाइम A मिलते हैं। यही है हमारी बीटा ऑक्सीडेशन।